ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। संविधान की आड़ में सस्ती राजनीति। अभी हमारे देश में आपने देखा है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। आपको बताना है कि अभी तो 18 साल रखी गई है वोट डालने की उम्र, पहले 21 साल हुआ करती थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल किया गया था, ये आप लोग बताइए नीचे। और जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब दिया करिएगा आप लोग। तो संविधान बचाओ इस चुनाव के एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरा है। दोनों गठबंधनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का लगाए गए, प्रतिद्वंदी की नीयत को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई, झूठे नैरेटिव बनाए गए। उनका प्रभाव मतदाताओं पर जरूर पड़ा होगा। इन परिस्थितियों में इस पर तथ्यपरक और आप देखिए स्वस्थ बहस आवश्यक है, ताकि लोग उन वास्तविकताओं से परिचित हो सकें जो हमारी संवैधानिक यात्रा के पड़ाव के रूप में दर्ज हैं। संविधान को लागू हुए तब 10 वर्ष भी नहीं बीते थे जब संविधान के भरोसे को तत्कालीन केंद्र सरकार ने पहली बार तोड़ा था। प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने 31 जुलाई 1959 को केरल की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया था। वह संविधान की रक्षा के लिए नहीं किया गया था। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रास्ते से हटाने और उसमें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उसे बर्खास्त किया गया था। 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस को पराजित कर ईएमएस नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। कांग्रेस इस हार को पचा नहीं पाई और पहले दिन से ही उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जाने लगा। दल बदल का दाव जब बेकार गया तब आंदोलनों का सहारा लिया गया और उसमें भी असफल रहने पर संविधान सभा में व्यक्त भरोसे को तोड़कर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया और सरकार बर्खास्त कर दी गई। संविधान सभा में जब उक्त अनुच्छेद पर चर्चा की जा रही थी तब उसके संभावित दुरुपयोग पर भी सवाल उठे थे और उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने भरोसा व्यक्त किया था कि यह उपबंध निर्जीव अक्षरों का समूह मात्र बनकर रह जाएगा और उन्हें भविष्य की केंद्र सरकारों से उम्मीद थी कि इसका उपयोग संविधान की रक्षा के लिए केवल अपवाद वाली परिस्थितियों में ही किया जाएगा। और संविधान के लागू होने के कुछ वर्षों में ही डॉक्टर अम्बेडकर के भरोसे को तोड़ा गया और कालांतर में इसे बार बार दोहराया गया। स्वतंत्र भारत के आरंभिक 50 वर्षों में इसका 100 से अधिक बार उपयोग किया गया और जिसमें से इंदिरा गांधी के 15 वर्षों के कार्यकाल में इसका 50 बार प्रयोग किया गया। और देश में आप देखें तब भी संविधान की घोर अवमानना देखी गई जब राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संवैधानिक उपबंधों की केवल अनदेखी ही नहीं की, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलट दिया। और इसमें से एक मामला साहिबानो केस से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत एक तलाकशुदा महिला के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से हुई जिसमें सर्वोच्च अदालत ने निजी अदालत के निर्णय को सही मानते हुए साहिबानों को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आदेश दंड, इसमें आप देखते हैं कि आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दिया गया जिसमें बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए गुजारे भत्ते की व्यवस्था की गई। और संविधान के अनुच्छेद 44 में भी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाने का निर्देश है, यानी कि समान नागरिक संहिता की कि सबके लिए समान कानून हो। तलाकशुदा महिला की सुरक्षा में पंथ मजहब कहीं आड़े नहीं आ रहा था, किंतु इसे व्यक्तिगत कानूनों में दखलंदाजी बताते हुए उसका विरोध किया गया। सरकार को वोट बैंक की चिंता जताने लगी और अंत में कुछ अतिरेकी लोगों को संतुष्ट करने के लिए संविधान को धोखा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए 1986 में कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के लाभ से वंचित कर दिया गया। और इस तरह पंथ निरपेक्षता की आड़ लेकर ही मुस्लिम महिलाओं से जीवन यापन का वह अधिकार छीन लिया गया जो उन्हें पंथ निरपेक्ष कानून के कारण मिला हुआ था। सरकार के इस आचरण ने लोकतांत्रिक संस्कृति को संघातिक चोट पहुंचाई। लोगों को लगने लगा कि मुट्ठी भर आक्रामक प्रकृति के लोग एकजुट होकर सरकार से कुछ भी मनवा लेंगे और इससे भविष्य के तमाम अतार्किक, स्वार्थपूर्ण और हिंसक आंदोलनों की नींव पड़ी। मजहब के आधार पर आरक्षण और उसके लिए अदालतों के फैसलों द्वारा यह सिलसिला अभी भी जारी है।
हमारे संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं पर 29वीं संविधान संशोधन और आपातकाल से जुड़ी घटनाओं ने गहरी चोट पहुंचाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। और आपातकाल का पृष्ठभूमि का संबंध 1971 के चुनाव से है और उसमें इंदिरा गांधी पर सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का आरोप था और उनके राजनीतिक विरोधी राजनायक ने अदालत का सहारा लिया और उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को आप देखते हैं कि चुनौती दी। 12 मार्च 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहरा दिया। संविधान की परंपरा के अनुसार उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था, किंतु उसके बजाय उन्होंने विरोध के दमन का रास्ता चुना। राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर सभी विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। सत्ता में बने रहने के लिए संविधान को तोड़ने मरोड़ने का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगस्त 1975 में संविधान में 39वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालती समीक्षा से बाहर कर दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था और अतः इस पर विश्वास करने का कारण है कि संविधान में संशोधन स्वयं को और अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया था। और आप देखिए, उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हंसराज खन्ना की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए न्यायमूर्ति बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और विरोध में न्यायमूर्ति खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार के दोनों निर्णयों से संविधान को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। चुनाव में संविधान की रक्षा का विमर्श चलना एक बहुत अच्छी परंपरा है, किंतु संविधान की अवमानना और उसे तोड़ने मरोड़ने वाले लोगों द्वारा जिस तरह झूठ का सहारा लिया जा रहा, उससे आप देखिए इस विमर्श की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर उठेंगे। लेखक तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में विधि संकाय के डीन है। इनके ये विचार हैं प्रोफेसर हरवंश दीक्षित, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आप लोग बताइए इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी दिया करिएगा आप लोग। निर्दोषों की बलि लेते दुष्कर्म के झूठे मामले, आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार का जवान बेटा योगेश परिवार के भरण पोषण के सिलसिले में कुछ वर्ष पहले नोएडा आता है और एक बेकरी में काम करता है। वहां साथ काम करने वाली महिलाओं से उसकी लड़ाई हो जाती है। बेकरी के मालिक द्वारा योगेश और उन महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये महिलाएं योगेश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत चिफियाना चौकी थाना बिसरक में दर्ज करवाती हैं और पुलिस 15 मई की रात उसे उठा लेती है। बिना कोई FIR दर्ज किए थाने में योगेश का भाई जितेंद्र गिड़गिड़ाता है और अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस नहीं मानती है। भाई पुलिस को किसी तरह माना कर योगेश से मिलता है, जो सदमे में होता है। 16 मई की दोपहर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसके परिवार को बताया जाता है कि उसने फांसी लगा ली थी। अगले दिन पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया जाता है। उन महिलाओं को दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और प्रश्न उठता है कि यदि शिकायत झूठी थी तो योगेश को क्यों गिरफ्तार किया गया था। एक बात आप जानते हैं कि इस तरह का कोई मामला दर्ज होता है और ऐसे मान लिया जाता है समाज के द्वारा, मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा कि उसने सच में वो काम किया है। मैंने आप लोगों से पहले भी किया कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। बीते 29 मई को राजस्थान के झुंझुनू में एक थाने में दुष्कर्म के आरोप में बंद गौरव शर्मा की मौत हो जाती है। गौरव एक महिला के साथ 10 दिन हैदराबाद में रहा। महिला के परिवार वाले शिकायत करते हैं तो उन्हें वहां से वापस लाया गया। महिला कहती है कि वह मर्जी से उसके साथ गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद गौरव के खिलाफ शादी और नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की FIR दर्ज हो जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ घोर अमानवीय बर्ताव किया जाता है। इसके चलते उसकी मौत हो जाती है। ये जवान मौतें सिर्फ बीते महीने घटित हुई कुछ घटनाएं हैं। जाने कितने वो पुरुष दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में फंसे फांसी लगा लेते हैं और जी मर जाते हैं। चंद दिनों पहले जयपुर में भावना शर्मा नामक महिला को गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले 8 वर्षों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ी जैसे 14 झूठे मुकदमे लगभग 20 पुरुषों के खिलाफ दर्ज करा चुकी थी। पिछले 6 महीनों में उसने 2 वकीलों के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के झूठे मुकदमे लिखवाए। तब जाकर बार एसोसिएशन ने उसके खिलाफ शिकायत की और उसकी गिरफ्तारी हुई। इस महिला के खिलाफ पिछले साल मैंने राजस्थान के DGP से मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई थी और लेकिन तब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके द्वारा दर्ज कराए गए लगभग सारे मुकदमे पुलिस द्वारा झूठे पाए गए, लेकिन फिर भी लंबे समय तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप देखते हैं कि आजकल रिश्तों का तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह के रिश्ते काफी चलते हैं। अब दोनों में बन रही है तो उस समय आप देखते हैं कि वो मिलजुल रहे हैं। अब आगे चल के उन दोनों में नहीं बनती है तो इस तरह के फिर आप देखते हैं कि FIR करवा दी जाती है, मुकदमे लाग दिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भावना जैसी कई महिलाओं के खिलाफ मैं कार्यवाही की मांग कर चुकी हैं। ये आप देखते हैं कि इनका नाम है क्या, दीपिका नारायण भारद्वाज के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये कह रही हैं
और गुरुग्राम की एक महिला ने एक साल में दुष्कर्म के 9 झूठे मुकदमे लिखवाए। जबलपुर की एक महिला ने 7 मुकदमे करवाए। मुंबई की एक महिला ने दिल्ली मुंबई में दुष्कर्म के 8 झूठे मुकदमे किए। पंजाब की एक महिला ने गुरुग्राम दिल्ली पुणे में दुष्कर्म और छेड़छाड़ी के आधा दर्जन झूठे मुकदमे दिए। और दिल्ली की एक शादीशुदा महिला ने दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के 5-6 झूठे मुकदमे करवाए। प्रशासन ने गुहार लगाने और सबूत देने के बावजूद ऐसी महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की जो सीरियल रेप की यूजर हैं। और इन सभी मुकदमों में सबसे अचंभित करने वाली बात यह होती है कि एक महिला बार बार यह कहती है कि उसे शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया। चाहे महिला पहले से शादीशुदा हो, पुरुष को दुष्कर्मी का तमगा दे दिया जाता है। और कुछ लोग आप देखते हैं कि इस तरह के होते हैं, बिजनेस उनका मतलब आप सोचिए कि यही उनका खेल रहता है। और इसमें देखिए सभी, मुझे लगता है कि सभी मामले, मैंने कहा ना, सभी मामले ना तो झूठे हो सकते हैं और ना सभी मामले सच्चे हो सकते हैं। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए इस तरह के मामलों में जांच। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए महिला आयोग की तरह। और आप देखते हैं कि दहेज प्रथा को ले लीजिए आप लोग, आपने देखा है कि 2 परिवारों में नहीं बन रही है, अलगाव होते हैं, तलाक होता है, वो आप देखते हैं कि मामला उन पर क्या, परिवारों पर क्या लगा दिया जाता है, दहेज लेने का, और पूरा परिवार जेल चला जाता है। पूरे देश में ऐसे हजारों झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं जहां सहमति से बने संबंध, लेकिन बाद में महिला ने कह दिया कि शादी का झांसा देकर किया गया। इस झांसे का ना तो पुलिस महिला से कोई प्रमाण मांगती है और ना ही पुरुष के बेगुनाह होने का कोई सबूत देखती है। जहां निर्दोष पुरुषों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, वहीं महिलाओं के खिलाफ ठोस सबूत होने के बावजूद कार्रवाई करने से कन्नी काटती है। क्या संविधान का संरक्षण सिर्फ महिलाओं के लिए दुष्कर्म के झूठे मुकदमे उगाही का जरिया बन रहे हैं? और ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां वकील पुलिस की मिलीभगत से लोगों को दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में फंसाकर लाखों करोड़ों की उगाही की जा रही है। इस तरह के पीड़ितों की आप बीती मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियाज सन्स में दिखाई है। इसके चलते हर रोज इस तरह के मामले मेरे पास आ रहे हैं। पिछले साल ऐसे एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जिसमें एक महिला कांस्टेबल भी शामिल थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस महिला कांस्टेबल की जमानत खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के रैकेट समाज को खोखला कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि अतीत में ऐसा कई बार हुआ कि कानूनी प्रणाली द्वारा हो रहे अन्याय को उजागर करने वाली खबरों का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका के रूप में उनकी सुनवाई भी की। दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के कानून का दुरुपयोग एवं पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में की जा रही उगाही बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बेहद गंभीर मुद्दे की सुनवाई करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम महिलाओं बालिकाओं पर हो रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें और जो पुरुष ऐसा करते हैं उन्हें सख्त सजा दें, लेकिन निर्दोष पुरुषों को दुष्कर्म के झूठे मुकदमों के चलते सूली चढ़ा देना सही नहीं है। लेखिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और समाज सेवी हैं। इनका नाम बताया ना, दीपिका नारायण भारद्वाज है। और देखिए अभी हाल ही में एक कोर्ट ने फैसला दिया कि एक झूठा मामला निकला, जितने दिन उस लड़के ने जेल में काटी उतने दिन उस लड़की को भी रहना चाहिए। अभी आपने देखा होगा एक ललितपुर का मामला भी, जहां आप देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में निकाल दिए। बाद में उससे कर दिया जाता है कि जमीन के विवाद में उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, झूठा केस दर्ज हुआ था। और हकीकत कहें तो इस तरह के कानूनों की जिन महिलाओं को, लड़कियों को जरूरत है, वो उनका फायदा नहीं उठा पा रहे, लेकिन जो दुरुपयोग करने वाले हैं वो फायदा जरूर उठाते हैं इसका। यहां भी एक कॉलम, मौन का महत्व। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में ही सुख की कुंजी निहित है और इंद्रियों को संयमित करने का एक उत्तम उपाय है मौन। अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने मौन की महत्ता को स्वीकार किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण मौन को 5 तपों में से एक कहते हैं। वाणी का मौन मन की शांति के बिना असंभव है। मन को शांत करने के उपरांत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नए विचार आते हैं। मौन रहते समय हमारे विचारों का चयन, शोधन तथा परिमार्जन होता रहता है और परिणाम स्वरूप हम सर्वोत्तम विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिजन मौन द्वारा प्राप्त इस सकारात्मक ऊर्जा को संचित कर परमार्थ सेवा करते हैं। विख्यात अमेरिकी कवि हेनरी लॉन्गफेलो के अनुसार मौन और एकांत आत्मा की सर्वोत्तम मित्र हैं। मौन अवस्था में हम सभी सही आत्मावलोकन कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन की आवश्यकता होती है। ज्ञान की शक्ति मौन है और महात्मा गांधी कहते हैं कि मौन में अंतर शक्ति को जगाने की प्रभावशाली सामर्थ्य होती है। और उनके अनुसार वह व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर रूप से सत्य का शोध कर रहा हो, मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। संसार के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना के समय महर्षि वेदव्यास जी के मुख से निकले वचनों को लिपिबद्ध करते समय गणेश जी मौन साधना में लीन रहे। मौन के महत्व का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। आज जब वाचालता को बुद्धिमत्ता से जोड़ दिया जाता है तो मौन की प्रासंगिकता बढ़ गई।
भूख लगने पर हम आवश्यकता अनुसार भोजन करते हैं, शारीरिक आवश्यकता अनुसार सोते हैं, लेकिन वाणी का पर संयम कितना रखा जाए इसका ध्यान नहीं रखते हैं। वाचालता ऊर्जा, तभी तो अधिकांश संत महात्मा मौन के उपासक रहे हैं। और मौन रहने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है, ये भी आप लोग बेहतर जानते होंगे। विपक्ष का ध्यान भंग। तो लंबे प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में साधना करने का जो निर्णय लिया, उस पर विपक्ष की आपत्ति समझ से परे है। किसी विपक्षी नेता को यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री को ध्यान लगाने के फैसले से मतदान के अंतिम चरण में भाजपा के पक्ष में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो किसी ने यह सुझाव दिया कि उन्हें ध्यान करने के बजाय आराम करना चाहिए, क्योंकि 4 जून को उनकी सत्ता जाने वाली है। क्या प्रधानमंत्री ने किसी विपक्ष की नेता से यह सुझाव मांगा था? चुनाव प्रचार के बाद उनको क्या करना चाहिए अथवा कहां पर ध्यान लगाना चाहिए? कुछ विपक्षी नेता इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि प्रधानमंत्री का ध्यान लगाना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। किसी ने नहीं बताया कि आखिर चुनाव प्रचार के उपरांत किसी नेता की ओर से ध्यान लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है। ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री की साधना पर आप देखते हैं कि अनावश्यक टीका टिप्पणी करनी ही थी, और वह उन्हें खुलकर कह दी। और ऐसा करके उन्होंने एक तरफ से प्रधानमंत्री का काम आसान ही कर दिया, क्योंकि उनकी निरर्थक आपत्तियों के चलते देश भर में यह चर्चा होने लगी कि पीएम खुद के ध्यान लगाने से विपक्ष का ध्यान भंग हो गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कई पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री ने किसी मंदिर में जाकर साधना की हो अथवा किसी अन्य पावन स्थल पर ध्यान मग्न हुए हो। वह अपनी आस्था को प्रकट करते ही रहते हैं। यह संदेश देने में संकोच नहीं करते कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वह एक आस्थावान हिंदू भी हों। वह पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए जाने जाते हैं। यदि विपक्षी नेता इससे परिचित नहीं है तो यह उनका ही दोष है। आखिर विपक्षी नेता यह किसी भूल गया कि पिछले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की गुफा में लगभग 18 घंटे ध्यान किया था। इस बार वह स्वामी विवेकानंद स्मारक से में करीब 45 घंटे ध्यान रखेंगे। यह कोई छिपी बात नहीं है कि वह स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते रहे। विपक्ष को इसमें भी अवगत होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी जीवन शैली के माध्यम से देश में आध्यात्मिक चेतना ध्यान का मानसिक शांति का ही उपाय नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। ध्यान व्यक्ति को जीवन की चुनौती और संघर्षों के बीच स्थित बनाता है। अच्छा तो यह होगा कि भारतीय राजनीति में आध्यात्मिक चेतना का कुछ समावेश हो, ताकि वह कलह से मुक्त हो सके। अब आप देखिए, ये नॉर्मल सी बात है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस तरह का अगर कुछ करते तो आप देखते हैं कि ज़्यादा बातें ना होती और देश की मीडिया भी ज़्यादा बातें ना करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आप देखते हैं कि उन्होंने किया तो इसकी चर्चा में तो देश भर में होना स्वाभाविक सी बात है। और चर्चा फिर आप देखते हैं कि कैमरे सब मीडिया के वहाँ रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। व्यवस्था और बहुत सारे लोग कह रहे हैं रणनीति के तैयार चलते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के घर में उनकी पत्नी की हत्या कर लूट करने के मामले में पुलिस ने किया है। लेकिन इसकी तफ्तीश के दौरान एक गंभीर जानकारी भी सामने आई कि नगर के चौराहे और सड़कों पर लगाए गए 72 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। महानगरों में लगाए गए कैमरे पुलिस की तीसरी हो जाएंगे तो अपराधियों को पकड़ने में मुश्किल होगी। यदि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है तो अन्य महानगरों अगर अभियुक्तों तक पहुंच पाई है। और सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों पर लगे कैमरे जरूरी है और इसका रखरखाव करने वाली कंपनियों को इसके लिए चेताया जाना चाहिए। प्रदेश में सेफ सेफ्टी परियोजना के तहत 17 नगर निगम क्षेत्रों में लगभग 22,000 कैमरों के स्थान चिन्हित हैं। बड़ी संख्या में कैमरे कंट्रोल रूम से जोड़े गए ताकि उन पर एक साथ निगाह रखी जा सके। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया, इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। इसलिए इन कैमरों का ठीक रहने के अलावा आप देखते हैं बड़ी संख्या में लोगों ने निजी स्तर पर 24 घंटे के आन रखने में अच्छी बात है।
7वें और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। महिला 95% पुरुष मतदाताओं और 95% महिला वोटर्स ने मतदान किया। आधी आबादी है, कौन से ज्यादा वोट डाल रहा है? अब से ये पुरुष महिलाएं अधिक संख्या संख्या में वोट डालने जाती हैं। लगभग आप देखेंगे 88 अपने प्रतिनिधियों का के लिए सूचीबद्ध हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत में भी इन चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई, परंतु महिला मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी है। और आप देखिए महानगरों से लेकर गांवों कस्बों तक महिलाएं मतदान करने में आगे हैं। पोलिंग बूथों पर देखिए महिला मतदाताओं की लंबी कतारें इस बात को पुख्ता भी करती हैं। अब तक संपन्न हुए 6 चरणों में देश के हर हिस्से में ही अपनी पसंद का सांसद चुनने में महिला मतदाताओं में खूब उत्साह दिखा है। आम चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक बड़े पैमाने पर वोट करने और जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिला मतदाता अब न केवल अपने मत की अहमियत समझ लगी हैं, बल्कि मतदान भी बहुत सोच समझ कर करती हैं। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं और देश में महिलाओं की आबादी करीब 48.5% है। लंबे समय से देश की सरकार चुनने में भागीदारी निभा रही महिलाओं में अब न केवल स्वतंत्र सोच को बल मिला, बल्कि सूचनाओं तक पहुंच बढ़ने से भी क्रांतिकारी बदलाव आया। और हाल के वर्षों में स्त्रियों को कल्याणकारी योजनाओं को समझने का नया दृष्टिकोण मिला है, जिसके चलते वे अपने वोट की ताकत को भी पहचानने लगी हैं। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराई थी। जीवन से जुड़े बुनियादी हालातों से महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, पोषण और समानता के मोर्चे पर कई बातें स्त्रियों का जीवन बदल देती हैं। हालांकि इनके लिए कोई बड़ी रणनीति की दरकार नहीं होती है, पर इन महिलाओं बदलाव का आधार बनने वाली योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यह हर मोर्चे पर सुखद और विचारणीय है। महिलाएं मतदान को लेकर सजग और उत्साहित भी दिख रही हैं। चरम मौसमी स्थितियों और घरेलू जिम्मेदारी भी उनके मतदान केंद्र तक पहुंचने में बाधा नहीं बन रही है। भारतीय महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक सजगता और मतदान के लेकर आई जागरूकता पूरी चुनावी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को भाग लेना चाहिए। इससे आप देखते हैं कि मैं तो कहता हूँ चुनाव ही लड़ना चाहिए। अब तो आप देखिए 33% आरक्षण करने की बातें भी हो रही सीट। इससे क्या रहता है कि बहुत बेहतर महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह इनसे उनका समाधान हो सकता है, इसका कोई अगर कर सकता है समाधान अच्छे से तो वो महिलाएं ही हैं, क्योंकि वो समस्याओं को जानती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी वो जानते हैं। एक टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपराध की देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहिए। और मैं कहता हूं किसी भी तरह के लालच में मत फंसिएगा। अगर आपके मन में लालच पनपेगा तो फंसना आपका पक्का है। डिजिटल फ्रॉड आज सबसे बड़ा खौफ बन गया है और देश में आप देखिए शिक्षित बेरोजगारों का वह बड़ा वर्ग जिसकी सुबह शाम उनके अपने स्मार्टफोन की चैटिंग मीटिंग की स्क्रीन गतिविधियों में बीतती है, उसी का परिणाम है कि देश में बढ़ता तो बाकायदा ऑनलाइन फाइनेंशियल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं। और अभी हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान लोगों को 1400 करोड़ 62,287 ऑनलाइन निवेश घोटाले के जरिए अपराधियों ने उड़ा लिए। और आप देखिए 222 करोड़ रुपए 20,000 ट्रेडिंग स्कैम्स के जरिए उड़ाए रुपए की ठगी लोगों से उनके परिजनों की गिरफ्तारी की फ्रॉड सूचना के जरिए की गई। इतना ही नहीं, लगभग 1725 डिजिटल ऑनलाइन रोमांस ऑनलाइन प्रेमियों से करोड़ रुपए और उपरोक्त डिजिटल घोटालों के आंकड़ों के साथ यह भी राजफाश हुआ कि इन अपराधों के तार विदेश से जुड़े हैं, जिनके सरगना म्यांमार, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में बैठे होते हैं। इन अपराधों को और इन्होंने भारत के कई
हिस्सों को साइबर अपराधों का हब बना दिया है। पिछले जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच क्राइम आई4सी पर लगभग 1 लाख मामले दर्ज हुए, जिनको लेकर करीब 10,000 एफआईआर दर्ज की गई। आई4सी पोर्टल और पुलिस वजह से इन दर्ज साइबर अपराधियों की प्रतियोगिता 4 माह में अपराध में प्रयुक्त करीब 3.2 लाख बैंक खातों को फ्रीज किया गया। और आप देखिए 3,000 यूआरएल एवं 595 3 लाख मोबाइल ये आप देखिए साइबर अपराधों को लेकर अभी भी ट्रायल एंड एयर थ्योरी चल रही है और कोई स्थायी समाधान या निराकरण तंत्र नहीं बन सका। विडंबना यह है कि इन घटनाओं के मार्फत यह देखा जा रहा है कि बैंक अकाउंट हैक करके रकम ऐंठने वाले अपराधी तुरंत अपने पैसे को किसी वैध खाते में ट्रांसफर करके उसके बदले नकद ले लेता है या शॉपिंग कर लेता है, अपने फर्जी डिजिटल खातों और मोबाइल सिम को बदल लेता है और जिसका खामियाजा भुगतता है वैध खातेदार। यह व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपराधी को नकद या शॉपिंग की सुविधा देकर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी बन जाता है। और जांच एजेंसियां असली अपराधी के बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ लेती है। बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साइबर सरगनाओं द्वारा फेक जॉब्स के विज्ञापन एजेंट देश के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और दिल्ली जैसे राज्यों में पकड़े गए। साथ ही इंटरनेट मीडिया साइटों पर त्वरित लाभ वाले फाइनेंशियल निवेश, गेमिंग तथा लोगों को उनके परिजनों के पुलिस कस्टडी में होने का भय दिखाकर पैसे ऐंठने का और एवं रोमांस बहानी टैप की घटनाएं तो बिल्कुल आम हो गई हैं। बताया जाता है कि सारे अपराधी कभी कैसीनो जैसे कारोबार के हिस्से हुआ करते थे और आप देखते हैं कि साइबर अपराधों के अनेक नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं और जिनके बारे में पहले से ना तो जनता और ना ही पुलिस अनुमान लगा पाती है। और इन अपराधों में फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, गेमिंग, लॉटरी, रोमांस, फ्रेंडशिप, जॉब फ्रॉड के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी घटनाएं सरेआम घट रही हैं। कुछ ही दिनों में पहले विदेश मंत्रालय कई भारतीय कामगारों को दुनिया के कई देशों से निकाल कर लाया है। भारतीय गृह मंत्रालय ने अपराध की दुनिया में चुनौती बनी इस प्रवृत्ति को लेकर कई बैठकें की हैं। इसे लेकर कुछ अंतर मंत्रालयी कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिनमें आप देखिए खुफिया जांच एजेंसियों और कानून व्यवस्था की एजेंसियों को साथ साथ जोड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, उसी तरह से बीमारियां, महामारियां और अपराधों के रंग ढंग भी बदल रहे हैं। और साइबर आप देखते हैं कि साइबर थाने देश के कई हिस्सों में स्थापित कर दिए गए हैं, पर इनमें कारगर कर्मी प्रशिक्षित नहीं है। साइबर अपराध नए तरह का भ्रष्टाचार है जो ऑनलाइन किया जा रहा है। हत्या, लूट, डाका, चोरी, दुष्कर्म पुराने समय के अपराध हुआ करते थे और आप देखते हैं कि और वित्तीय लेनदेन का फ्रॉड भ्रष्टाचार का हिस्सा होता था और पर अब ऑनलाइन और साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड उन्हीं भ्रष्टाचारों की आधुनिक कड़ियां हैं। आधुनिक अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका साइबर क्राइम अकेले हमारे अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसके लिए अविलंब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि व देशों के बीच आपसी समझौते की दरकार है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा
संपत्ति की खरीद बिक्री में थमे नगद का वर्चस्व। ये आप देखिए, एक समय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 यू के तहत सरकार के पास यह विकल्प हुआ करता था कि वह संपत्ति खरीदने वाले द्वारा आयकर रिटर्न में संपत्ति के लिए अदा की गई घोषित रकम से 10% अधिक कर उसे खरीद सकती थी। लेकिन आयकर के इस प्रावधान को सरकार के सामने आने वाली व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए जुलाई 2002 से खत्म कर दिया गया। और दरअसल सरकार को जहां ऐसी संपत्तियों को खरीदने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होती थी, वहीं आयकर विभाग आय में घोषणा के लिए इन्हें कम मूल्यांकित मानता था। दूसरी बड़ी समस्या यह भी थी कि इस प्रावधान के चलते सरकार को जानबूझकर संपत्तियों का अधिग्रहण करना पड़ता था और फिर उन्हें नीलाम करते समय उसे अधिग्रहण की कीमत भी नहीं हासिल होती थी। नकदी की भूमिका को कम करने के लिए बड़े उपाय के तहत एक स्थायी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना लाई जा सकती है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में नकदी सहित किसी भी बेहिसाब आय को अधिकतम आय कर स्लैब के तहत स्वेच्छा से घोषित कर सकता है, जिसे 30% पर बहाल किया जाना चाहिए, जैसा कि इसे मूल सिफारिशों के तहत राजा चेलेया समिति द्वारा लागू किया गया था। वर्तमान में इसमें जो अतिरिक्त सरचार्ज, शेष आदि जोड़े जाते हैं, उससे यह आय कर स्लैब व्यवहारिक रूप से लगभग 43% तक बढ़ जाता है। जरूरत इस बात की भी है कि आयकर विभाग द्वारा एक विशेष वेबसाइट विकसित की जाएगी जहां संपत्तियों के विक्रेताओं संपत्तियों का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से डालें। विक्रेताओं के द्वारा आवश्यक बिक्री मूल्य या फिर किसी के साथ बातचीत का उल्लेख भी यहाँ किया जाना चाहिए। फिर कोई भी व्यक्ति जो वेबसाइट पर विवरण डालने के 30 दिन के भीतर कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक बातचीत मूल्य से ऊपर उक्त संपत्ति खरीदने का इच्छुक है, तो उसे 10% जमा करके उक्त संपत्ति को उसके द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर खरीदने का अधिकार हासिल कर सकता है। बयाना राशि के रूप में यह एक ही संपत्ति के लिए एक से अधिक बोलीदाता हो सकते हैं, तो उच्चतम बोली लगाने वाले को बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के 10 कार्य दिवस के भीतर शेष राशि का भुगतान करके बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने का अधिकार होना चाहिए। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समयावधि में शेष खरीद प्रतिफल जमा करने में विफल रहता तो आप देखते हैं कि तो उसका द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जा सकती है और अगले सफल बोलीदाता को उक्त संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया जा सकता है। यदि कोई बोली लगाने वाला बेहतर कीमत की पेशकश करने के लिए आगे नहीं आता, तो विक्रेता को उसके द्वारा तय किए गए सौदे पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। यदि सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद सुझाए गए प्राविधानों को लागू किया जाए, तो संपत्ति सौदों में काले धन या फिर बेहिसाब नकदी की भूमिका पर काफी हद तक प्रभावी ढंग से अंकुश लग सकता है। साथ ही यह प्राविधान संपत्ति विक्रेताओं के लिए भी वरदान साबित हो सकता है और वे बिचौलियों और संपत्ति दलालों के गठजोड़ में फंसने के बजाय अपनी संपत्तियों की वास्तविक अच्छी कीमत स्वयं ही पा सकेंगे, क्योंकि बिचौलियों आमतौर पर संपत्ति सौदे में एक बड़ा मार्जिन निगल लेते हैं। इन कदमों से संपत्ति सौदों में पारदर्शिता आएगी और आवास क्षेत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलने के अलावा संपत्ति सौदों में बेहिसाब नकदी को शामिल होने से रोका जा सकेगा, जिससे अंततः संपत्ति सौदों के माध्यम से बहुत अधिक राजस्व सृजन होगा। इस तरह की आर्टिकल एडिटोरियल होना चाहिए। चौथे स्तंभ के दावेदार, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। फिर भी आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी इसकी। तो ये आप देखते हैं संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का। एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लगता है, एडिटोरियल। धूमिल होती फिलिस्तीन राष्ट्र का सपना। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये अरब सागर है, एदन की खाड़ी है, यहाँ लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है। यहाँ आप देखेंगे इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है और यहीं आपको फिलिस्तीन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो क्षेत्र विस्तारवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्व रहा है। राजनीतिक सत्ताएं इसे सैन्यवादी विचारधारा से पोषित करती हैं, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि शक्ति से ही शांति आती है। मध्य पूर्व में इजराइल विस्तारवाद की रणनीति को आत्मसात कर चुका है, वहीं फिलिस्तीन की विभाजित सत्ताओं पर हावी हमास शक्ति और आक्रमण को लक्ष्य प्राप्ति का अनिवार्य साधन बताता है।
और आप देखते हैं कि आंतरिक राजनीति और साझेदार राष्ट्रों की भू रणनीति से प्रभावित इन दोनों राष्ट्रों में राजनीतिक आकांक्षाएं अब इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के अस्तित्व को स्वतंत्र देश के रूप में आप देखते हैं कि स्वीकार करने को बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है। वैश्विक समुदाय की भूमिका भी इसे लेकर ईमानदार नहीं है। हमास इस्लामिक प्रतिरोधी आंदोलन है, वह इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। वह इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करता है और इसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध भी। दूसरी ओर आप देखिए, इजराइल ने कभी हिंदू द्विराष्ट्र समाधान के विचार का आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बार बार इसका विरोध किया है। हालांकि इजराइल का जन्म द्विराष्ट्र समाधान के अनुसार ही हुआ था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय तर्क देते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति द्विराष्ट्र समाधान पर निर्भर करती है। फिलिस्तीन में पश्चिमी तट की सत्ता में काबिज फिलिस्तीन विकास प्राधिकरण इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देता है और फिलिस्तीनी राजनीतिक नेतृत्व पश्चिमी तट पर महमूद अब्बास की फतह पार्टी और गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले उसके इस्लामी उग्रवादी हमास विरोधियों के बीच गहराई से विभाजित है। यानी द्विराष्ट्र समाधान को लेकर फिलिस्तीन की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में ही विभाजन है। इजराइल में फिलिस्तीन के रूप में अलग राष्ट्र की मान्यता को लेकर समर्थन तो है, लेकिन दक्षिणवर्ती पार्टियां अब उस समर्थन को कमजोर कर रही हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और ये आप देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं ना, उनमें से एक है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलेगा। इसमें आप देखिए 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी उसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इजराइल की स्थापना में फिलिस्तीन का ज्यादा हिस्सा यहूदियों को दिया गया था, जबकि ज्यादा आबादी होने के बाद भी फिलिस्तीन के हिस्से कम जमीन आई थी। जमीन और राष्ट्र के बंटवारे से उपजे हिंसक संघर्षों में जीत हासिल करने के बाद इजराइल ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली और अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। अब इजराइल की स्थिति मध्य पूर्व में बहुत मजबूत और मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की जमीन भी उसके कब्जे में है। 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा के बाद कई अरब देशों का हमला झेला। मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया ने इजराइल पर हमले किए। युद्ध भीषण चला जिसमें इजराइल ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से लड़ा और जीता भी। इस दौरान उसके कब्जे में फिलिस्तीन का और भी ज्यादा क्षेत्र आ गया, जो पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए क्षेत्र से काफी बड़ा क्षेत्र है। और अब आप देखेंगे कि इजराइल ने अपने क्षेत्र में जाफा शहर, यरूशलेम का नया शहर, यरूशलेम से तटीय मैदान तक के गलियारे भी जोड़ दिया। इस क्षेत्र में इजराइल की पड़ोसी देशों के साथ झड़पें चलती रही हैं। 1967 में एक बार फिर इजराइल पर कई अरब राज्यों ने हमला किया और 5 जून से 10 जून 1967 तक चला युद्ध इतिहास में 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से इजराइल और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया सहित अरब राज्यों के गठबंधन के बीच था। इसमें इजराइल को भारी जीत मिली और उसने आसपास के अरब राज्यों को बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आप सोचिए, अकेले लड़ रहा है और जीत भी रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। और यरूशलेम पहली बार यहूदी संप्रभुता के अधीन आया और इस भारी जीत के बाद इजराइल एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति में बदल गया। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप सहित प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इजराइल के संबंध गहरे हो गए। 1979 में कैंप डेविड समझौते के बाद इजराइल ने सीनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस लौटा दिया। मिस्र ने इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी। अब मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों से इजराइल के बेहतर संबंध है। इजराइल अगर द्विराष्ट्र समाधान और अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की कोई योजना को स्वीकार कर ले तो उसे जीते हुए अपने कई क्षेत्र लौटाने पड़ेंगे, जो बदली हुई राजनीतिक और वैश्विक परिस्थितियों में संभव नहीं है लगता। वह फिलिस्तीन में हमास के उभार से इजराइल की सुरक्षा चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पश्चिमी तट पर इजराइल के कब्जे, वहां लगातार बस्तियों के निर्माण, सैन्य चौकियों तथा फिलिस्तीनी हमलों के कारण किसी भी अंतिम समझौते की दिशा में प्रगति धीमी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को व्यापक रूप से एक आतंकवादी समूह के रूप में देखा जाता है। हमास बातचीत से कहीं ज्यादा इंतिफादा को बढ़ावा देता है। इंतिफादा या फिलिस्तीन के नागरिकों के हिंसक प्रतिकार से तनाव बेहद बढ़ गया है। यह व्यापक विरोध प्रदर्शन, आत्मघाती बम विस्फोट और इजरायली सुरक्षा बलों तथा फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच सशक्त टकराव के रूप में सामने आया। और संयुक्त राष्ट्र पश्चिमी तट पर और गाजा को इजराइल द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र मानता है।
और आप देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों का संचालन प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी प्रशासन करता है। और पश्चिमी तट जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, और गाजा को कई देशों और संस्थाओं द्वारा फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि इजराइल इसे स्वीकार नहीं करता है। कुछ देश इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देते हैं। वे पश्चिमी तट, यरूशलेम, गाजा और इजराइल को फिलिस्तीनी कहते हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम का भविष्य इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के सबसे कठिन मुद्दों में से एक है। 1967 के बाद से इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में लगभग 7 यहूदियों के लिए 140 बस्तियां बनाई। पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी 1967 से इजराइल के कब्जे में रह रहे हैं, और किसी भी भावी शांति समझौते के तहत सभी वस्तुओं को हटाया जाना चाहिए, जबकि इजराइल का कहना है कि उसे पश्चिमी तट और गाजा पर पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई शांति समझौते तो कराए, लेकिन द्वि राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर अब तक कोई निर्णायक पहल नहीं हुई। 2007 में हुए अन्नापोलिस सम्मेलन में समस्या को और गहरा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने अमेरिका के समर्थन से अन्नापोलिस सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य एक शांति समझौते पहुंचना था जो फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाता है, मगर हमास ने सभी पक्षों से सम्मेलन का बहिष्कार करने का आह्वान किया और उनके विरोध से शांति की उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। अब इजराइल की सत्ता में नेतन्याहू है और हमास और उनकी विचारधारा द्विराष्ट्र के मसले पर एक जैसी है। हमास के फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद और नेतन्याहू के इजराइल राष्ट्रवाद में हिंसा, विरोध और असहमति नजर आती है। ये स्थितियां फिलिस्तीन राष्ट्र का सपना धूमिल भी कर रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।